हेलो फ्रेंड्स, आइए रिवाइज करते हैं हम कल की क्लास। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, रिवीजन में हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी। कल रिवाइज करा दिए थे, कल कंप्लीट। कल हमने मेनली सोसाइटी पढ़ी थी मेडाइवल इंडिया की, जिसमें आमिर खुसरो को पढ़ा था, पद्मावत पढ़ा था और अलाउद्दीन खिलजी के बाद के रूलर को पढ़ा था, जिसमें मुबारक खिलजी और कौन आ रहा था? आपका नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो सबसे पहले हम आमिर खुसरो को रिवाइज कर लेते हैं, आमिर खुसरो को, जिसमें कल हमने क्या क्या पढ़ाया था कि तबला का आविष्कारक कौन है? आमिर खुसरो। कव्वाली का आविष्कारक कौन है? आमिर खुसरो। सितार का आविष्कारक कौन है? आमिर खुसरो। उसी तरीके से इसकी कुछ किताबों के नाम, जिसमें था नूह सिपर यानी 9 स्काइज, आसिका, ये किसकी किताब के नाम है? और किसी भी किताब के आगे अगर फुतूहू लगा होगा तो 99% चांस किसका होगा? वो आमिर खुसरो की किताब होगी। उसी के साथ आमिर खुसरो खड़ी बोली यानी हिंदी, खड़ी बोली का या हिंदवी का ये फादर माना जाता है। उसके अलावा इसको उर्दू लिटरेचर का भी क्या मानते हैं? पिता मानते हैं। उसके अलावा ये गजल भी लिखता था और खुसरो सबसे ज्यादा जाना जाता है क्या लिखने के लिए? पहेली लिखने के लिए। ये किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था ये। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कई बार पूछता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, इसके बाद आपको और क्या पढ़ना था कि इसके अलावा वो जो है लॉन्गेस्ट पीरियड जो है, सबसे ज्यादा राजाओं का काल देखने वाला कौन आदमी है? वो है आमिर खुसरो। खुसरो के साथ और एक हमने चीज पढ़ी थी कि खुसरो क्या लिखता है? ठुमरी लिखता है। किसके बारे में ठुमरी लिखता है? ठुमरी, कृष्ण भक्त है, कृष्ण के बारे में ठुमरी भी लिखता है। इतनी चीजें हम आमिर खुसरो के लिए पढ़े थे। इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी कि उस समय सोसाइटी कैसी थी। तो जो पर्दा प्रथा था वो कहां था? वो अपर क्लास में था, लोअर क्लास में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि सोसाइटी जो थी वो दोनों तरीके की दिखती है। राजा क्रूएल अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया। उसी के साथ हमने क्या पढ़ा कि उसके बाद की कोई भी सल्तनत किससे टिकी है? राजा से। राजा से सल्तनत होती है, सल्तनत से राजा नहीं। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको भी है कि हमको राजा बनना है, या राजा बनने का मतलब है कि हमको बड़ा कुछ करना है, तो अपने दिमाग से आदमी बनता है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को तो उतनी बड़ी सल्तनत नहीं मिली, लेकिन उसने बनाया। तो किंग जो है सल्तनत को बनाते हैं, ना कि सल्तनत किंग को। उसका अगला एग्जाम्पल हमने कैसे देखा? हमने देखा मुबारक शाह को। मुबारक शाह को ये बताइए, पूरी की पूरी सल्तनत मिली, एक पूरी सल्तनत मिली, लेकिन उसने क्या किया? उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि स्त्रियों का वस्त्र पहन के चला आता था। ये पढ़े थे आप? स्त्रियों का वस्त्र पहनकर चला आता था दरबार में। और क्या पढ़ा था आपने इसके अलावा कि खुद को ही क्या कहता था? खलीफा कहता था कि हम ही खलीफा हैं, और इनकेपेबल था। इसके बाद कौन बना? खुसरो शाह। किससे प्रभावित होके? खुसरो से प्रभावित होके उसको खुसरो शाह। और वो क्या था? एक हिंदू था जो कन्वर्ट हो गया था किसमें? इस्लाम में अपना कन्वर्जन करा लिया था। तो इस वजह से उसको क्या बोलते थे? इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम खतरे में है, ये सारी चीजें उसको उपाधि में देते थे। और वो अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए खुद को क्या कहता था कि मैं पैगंबर का क्या हूं? बताइए, पैगंबर का सेनापति हूं, कमांडर ऑफ प्रोफेट। ये सारी बातें बोलता था। ये सारी चीजें जब हम पढ़े तो एक चीज समझ में आया कि डिक्लाइन होने का पूरे मेडाइवल इंडिया में एक कारण ये भी रहा है कि एक क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं रही है कि कौन हमारे बार उत्तराधिकार का युद्ध सबसे जरूरी। दूसरी चीज गुटबाजी, फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म किसके बीच में? नोबल्स के बीच में। इसको आप लिख लीजिए कहीं कि डिक्लाइन ऑफ एनी रूलर के 3-4 कारण हैं, और ये मेंस में बहुत काम आता है। जैसे मान लीजिए कि भूल गए आप, आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा, और आपसे कहा गया कि ये बताइए कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन कैसे हुआ, या मुगल सल्तनत का डिक्लाइन कैसे हुआ, या मराठा का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो आप सबसे पहला ये था कि क्लियर लाइन नहीं थी किसकी? सक्सेशन की। नो क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन। कोई भी उत्तराधिकार का जो है नियम नहीं था। हिंदी में उत्तराधिकार का नियम नहीं था, क्लियर नियम नहीं था। दूसरा गुटबाजी, फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म किसमें? फैक्शनलिज्म किसमें हो रहा? अमीरों में, नोबल्स में। तो आप इसको अमीर कर लीजिए, या
उच्च वर्ग कर लीजिए, उसमें क्या है, गुटबाजी है फैक्शनलिज्म के कारण। उसके बाद सीधे आप आ जाइए किस पे, इसके अलावा क्या है कि सुल्तान की खुद क्या कैपेबिलिटी, जब जब सुल्तान कमजोर पड़ा है तो इनकैपेबल रूलर्स। अब देखिए जब तक अलाउद्दीन खिलजी है चलेगा, मुबारक खिलजी आ जाएगा डिक्लाइन होने लगेगी, फिर गाजी मलिक तुगलक फिर से एक संघर्ष वाला आदमी, फिर से वो एक डायनेस्टी बनाएगा, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद देखिए इनकैपेबल, वो फिर डिक्लाइन करेगा। यही चीज आपने किसमें देखी, बलबन चल रही थी, बलबन के बाद आए कैमूर, इनकैपेबल, गिर गया। तो कैपेबिलिटी जरूरी थी, क्यों, क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, सेंट्रलाइज्ड है। कैसा है, तो सेंट्रलाइज्ड जब होता है ना, वो कैसा होना चाहिए, उसके रूलर को क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब ये 3 पार्ट हो गया, जाहिर सी बात है आपको बॉडी में 5 टर्म्स लिखने होते हैं, तो इनकैपेबल लिख दिया, आपने लिख दिया कि सेंट्रलाइज्ड है, और किसके बेसिस पे है, आप सेंट्रलाइज्ड किस बेसिस पे कर रहे हैं, इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, या सत्ता जो केंद्रीकरण है, सत्ता का केंद्रीकरण सैन्य बल पे होता है, पावर ऑफ आर्मी पे। तो सैन्य बल का कमजोर होना भी, तो आर्मी पावर का या पावर ऑफ आर्मी का क्या है, डिक्लाइन, सैन्य बल का कमजोर होना भी एक कारण है। और सैन्य बल कब कमजोर होगा, जब आपकी क्या है, आप उनको सही से क्या करेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, उनका वेतन नहीं देंगे, तो अविश्वास आएगा। तो एक चीज ये भी लिख लीजिए आप, क्या, इकोनॉमी का फेल्योर, इकोनॉमी का फेल्योर। अब इकोनॉमी का फेल्योर आप देखेंगे अलग अलग राजाओं में अलग अलग तरीके से हुआ है, किसी के दक्षिण वॉर के कारण हुआ है, किसी के अपने ही ज्यादा खर्च के कारण हुआ है, ये सारी चीजें भी हैं। तो आपको समझना ये है कि ये 5 चीजें हो गई। उसके बाद आप सोसाइटी में भी कर सकते हैं कि सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी तो रूलर क्या करते हैं, देखिए आज का भी रूलर है, सरकारें आज की भी हैं, वो करती क्या है, एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। क्या करती हैं, एक्सप्लॉयटेशन। तो उस समय भी सोसाइटी क्या हो रही है, सोसाइटी का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन। जितने भी कर हैं वो किन पे लगाए जा रहे हैं, शोषण हो रहा है ना समाज का, जितने भी कर हैं वो किससे लिए जा रहे हैं, समाज के निचले तबके से, किसानों से लिए जा रहे हैं। लेकिन कोई सुविधा दी जा रही है, कोई ऐसी सुविधा दी जा रही है जैसे आज आपको मिलता है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, सिटीजन होने के नाते आपको जीने का अधिकार मिलेगा, स्वच्छ हवा, सोने का अधिकार, चुनने का अधिकार, ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है। तो सोसाइटी भी क्या रहती है, हमेशा अगेंस्ट रहती है, क्या रहती है, विरुद्ध रहती है। एक चीज और देखिए कि सोसाइटी कैसी है, मेजॉरिटी हिंदुओं की है, और जो रूलिंग क्लास है वो क्या है, माइनॉरिटीज में है। भाई मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में है, हिंदू क्या है, मेजॉरिटी में है। तो जब माइनॉरिटीज में है तो हमेशा एक धार्मिक असंतोष भी बना रहेगा। क्यों, क्योंकि राजा चाहेगा कि सब कुछ इस्लाम से हो, और प्रजा चाहेगी कि हम जो है, जो भी हो अपना धर्म, हिंदू में बौद्ध जैन सब आ जाता है, वो अपनाना चाहेगी। तो उससे एक टकराव बढ़ेगा, एक धार्मिक जिसको कहते हैं कि असंतुलन से। तो ये सारी चीजें भी, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, रिलीजियस डिस्टर्बेंस भी, धार्मिक असंतुलन। तो ये सारी चीजें कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हो गई कम से कम। और आपने ये क्या किया है, आपने पढ़ा नहीं, इट्स कॉमन सेंस। किसी भी रूलर के साथ यही 4 चीज तो होगा। अब अगर आपसे दिल्ली सल्तनत पूछ दे, तो यहां पे आप दिल्ली सल्तनत में क्या करेंगे, देखिए 2 तरीके से आंसर लिखे जाते हैं। एक ये हो गया कॉमन आंसर, जिसके पास भी थोड़ा कॉमन सेंस है वो लिख लेगा, ठीक। हालांकि सबसे रेयर चीज है अगर कोई पाना तो वो है कॉमन सेंस। नाम कॉमन सेंस है, बहुत कम लोगों में होता है कॉमन, ठीक। उसके बाद इसको आपको सब्सटेंशिएट करना है। मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, सब्सटेंशिएट करने के लिए आपको उदाहरण देना है। आपसे अगर डिक्लाइन दिल्ली सल्तनत का पूछ रहा है तो क्लियर लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं, इसमें दिल्ली सल्तनत के उदाहरण दीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद जो है एक बार फिर से गुटबाजी होती है, रुकनुद्दीन में और किसमें, रजिया सुल्तान में, कौन बनेगा। हाँ, अगर क्लियर होता कि वो उत्तराधिकारी चुनेंगे, पहले ही चुन लिए कि हाँ फिर वो बनेगी, मरने से 4 साल पहले ही, तो उसको क्या हो गया, उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेते वो लोग। उसके बाद क्या है गया, फैक्शनलिज्म नोबल का। अब आपने बता दिया कि यहां पे दिल्ली सल्तनत में कौन नोबल है, तुर्क और अफगानी 2। तो आपने बता दिया कि इन दोनों के बीच जो है वो होगा। मुगल सल्तनत में एक और फैक्शन में बढ़ जाएगा, तुर्क, अफगानी और हिंदू, ठीक।
ये चीज। उसके बाद इनकैपेबल रूलर्स, तो जिस भी सल्तनत का पूछ रहा है आप उसके रूलरों के नाम बता दीजिए। क्या जैसे दिल्ली सल्तनत पूछ रहा है तो कैमूर बता दीजिए, नसरुद्दीन मोहम्मद बता दीजिए, मुबारक खिलजी बता दीजिए। 3-4 एग्जांपल दे दिए, वो खुद समझ गया कि आपने क्या, इसको कहते हैं आंसर को सब्सटेंशिएट करना स्पेशली। उसके बाद आप आ जाइए आर्मी पावर डिक्लाइन का, तो बता दीजिए कि जैसे कि होता ये था कि आर्मी जो है फिक्स्ड नहीं होती थी, अलाउद्दीन खिलजी ने फिक्स की, तो वो बताइए कि जब अलाउद्दीन खिलजी चला गया तो उसके बाद फिर से वो क्या किया गया, हायरार्की पे कर दिया गया, ये हो गया। उसके बाद इकोनॉमी फेल्योर, इस तरीके से सारी चीजें आपको बताते हुए चलनी है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ये तुगलक डायनेस्टी। देखिए तुगलक डायनेस्टी में जो हमको पढ़ना है वो मेनली तुगलक डायनेस्टी जानी जाती है एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए। मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए तुगलक डायनेस्टी जानी जाती है। और तुगलक डायनेस्टी जैसा हमने पढ़ा था कि खिलजी डायनेस्टी शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड थी, तो तुगलक डायनेस्टी क्या है, मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए रही है। इसका रीजन क्या रहा है, मैक्सिमम रहा है। उसके अलावा ये भी पूछता तो नहीं है लेकिन कब से कब तक ये दिमाग में रहेगा, तो एक टाइम फ्रेम बनाने में आपको आसानी होगी। तो 1320 से 1414 तक। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ चुका है एक बार और आप क्रोनोलॉजी देखिए, पूछता है, फेवरेट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, यूपी पीसीएस के, ये फेवरेट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी वाले। तो फिर से एक बार क्रोनोलॉजी आप बताइए हमको। गुलाम, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद लोदी। ठीक है, ये आपका क्रम चलता आएगा। उसमें तुगलक डायनेस्टी में हमको जो 4 रूलर्स को पढ़ना है, वो 4 रूलर्स कौन कौन से हैं। गयासुद्दीन तुगलक, जो क्या है, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। क्या है, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी इसी से ही चालू होती है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ना है, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे पागल। जैसे कहते हैं ना कि ज्यादा मत पढ़ो पागल हो जाओगे, वो इसके साथ यही हुआ है। आप भी ज्यादा मत पढ़िए। जैसे अभी ऑफलाइन क्लासेस में कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर आपने ये नहीं बताया कि इनके मम्मी हिंदू जाट थी और पिता तैमूर थे। क्या करेंगे जान के, किसकी किसकी मम्मी पापा जानेंगे। एक चीज ये समझ लीजिए कि इतिहास में आपको यहां समझा दूं कि अगर गुलाम वंश से कितने वर्ष चला है, ये कितने वर्ष चला ये बताइए। 1206 से चल रहा है, ठीक, और 1290 तक चलता है ये, लगभग 100 साल, 90 साल मान लेते हैं हम, चलिए ठीक है, 80-85 साल। तो ये बताइए कि अगर किसी के 80-85 साल का इतिहास आप उठाएंगे तो कितना इतिहास हो जाएगा। सब नहीं पढ़ सकते आप ना। तुगलक के बारे में अगर गयासुद्दीन तुगलक 4 साल ही राज किया तो तुगलक के बारे में पढ़ना चालू करेंगे कि तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के सेना में था। उसके बाद इसने जो है मंगोलों पे सबसे ज्यादा आक्रमण में सबसे पहले तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक को भेजता था अलाउद्दीन खिलजी। ये सब चीजें जान के आप क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ना है आपको कि कम से कम पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करें। मैंने आपको कई बार कहा है कि 100% कवर करना सिलेबस इज अ मिथ। सिलेबस को आपको पढ़ना है, समझना है, 100% फैक्ट नहीं जुटाना है। जो लोग फैक्ट जुटाते हैं उन्हीं के साथ दिक्कत है। आपके पास किताबें तो ऐसी इतनी चीजें दी हुई हैं कि, लेकिन ये बताइए कि जब आपका एग्जाम आएगा और 1 दिन में आपको रिवीजन करना होगा, 2 दिन में आपको रिवीजन करना होगा कि हमको 4 घंटे के शॉर्टेस्ट पीरियड में हम जो है मेडाइवल इंडिया रिवाइज कर ले, कैसे करेंगे। दिमाग एक क्षमता होती है ना, उसको बैठाने के लिए। तो आपको रिटेंशन के लिए सबसे जरूरी क्या है, रिवीजन। सबसे जरूरी क्या है, रिवीजन है। देखिए रिटेंशन का मैं आपको एक चीज तरीका बता दूं, यहां पे अब बात चली रही है तो रिटेंशन जो है मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ही रिटेन होगा। याद करने के सबसे बेस्ट तरीके हैं 5 वेज ऑफ रिटेंशन कहिए या 5 वेज ऑफ लर्निंग कहिए इसको। अगर आपको ये आ गया तो जान लीजिए कि आप सबसे अच्छे तरीके से हैं। क्या क्या आपके बताइए, कितनी इंद्रियां हैं, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स। सारे सेंस ऑर्गन्स को दिमाग जो है इस्तेमाल करना है आपको। तो सबसे पहला अगर मैं सेंस ऑर्गन, मतलब कोई क्रम तो होता नहीं है सेंस ऑर्गन का, तो आपको क्या है, टच है। टच आप किससे करते हैं, स्किन से। तो हाथों से लिखिए। अगर आपको याद करना है तो अपने हैंड्स का इस्तेमाल करिए और लिखिए। एक चीज ये हो गई।
आप वीडियो देख रहे हैं तो आई का इस्तेमाल हो गया किसके लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, और ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो ईयर का इस्तेमाल क्या हो गया आपको, साउंड, ये हो गया। वही मैं कहता हूं जब ये कर लिए तो अगले दिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ साथ बोलिए कि आमिर खुसरो में क्या क्या है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि क्लास में उधर से बोलिए, जब बोलेंगे तो किसका इस्तेमाल होगा, माउथ होगा ना, और ये क्या होगा, वॉइस, वो भी कहां जाएगा, आपके दिमाग में। अब एक कहेंगे कि सर नाक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, भाई सांस लोगे ना बिना सांस लिए तो बोलोगे नहीं, तो नाक का इस्तेमाल हो ही गया। जब आपने ये 4 चीजें कर ली, ठीक, 4 चीजें आपने ये कर ली, तब आपका माइंड जो है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। जैसे पेट डाइजेस्ट करता है ना, माइंड भी डेटा फीड करता है उधर लैपटॉप की तरह, कि अभी क्या है, रैम में है, अब क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं HDD में या SDD में जाता है पीछे, सॉरी SSD में, वो पीछे गया। तो सबकॉन्शियस माइंड में होने के लिए आप अगर इस तरीके से तैयार किए हैं, क्यों कहा जाता है कि एक शॉर्ट नोट्स, अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ये काम करेगा। अभी आप पढ़ रहे हैं तो ये 2 तो हो गया, और शॉर्ट नोट्स को जब रिवाइज करेंगे तो कोशिश करिए कि वो बुदबुदाने वाला नहीं, एक बार बोल के रिवाइज करिए, कहीं बैठ जाइए। 4 पेज पढ़ने में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जितना पढ़ाता हूं ना, अगर उसको पढ़ने में सिर्फ आपने नोट किया है, दोबारा पढ़ने में मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स लगते हैं। मैक्स टू मैक्स कितने, 10 मिनट्स। जैसे हम जब क्विक रिवीजन कराते हैं तो पूरी एक क्लास का रिवीजन 10 मिनट के अंदर हो जाता है ना। तो आपको जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में बैठता जाएगा, उसको जो है बैठाते जाइए लेयर बाय लेयर, और आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो इस टेक्निक को ट्राई करके देखिएगा। इससे नहीं हुआ तो फिर जान लीजिए कि किसी से नहीं होगा, फिर आप हिमालय जाइए, एक नया तरीका अपनाइए। और माइंड को आराम देने का मतलब है कि थोड़ा योगा करिए। बाबा कहते हैं ना, करने से होता है, तो करिए उसको, वाकई करने से होता है। जितना आपका दिमाग स्टेबल रहेगा, जितना माइंड स्टेबल रहेगा, उतनी चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी। ये हो गई ज्ञान की बात। अब फिर से आ जाइए आप गयासुद्दीन तुगलक पे। आप लोगों के सवालों के जवाब देने के सर फैक्ट बता दीजिए, ये कर दीजिए, जो है मैं भी कभी कभी भटक जाता हूं। तो गाजी मलिक इसका नाम था, और मैंने आपको बताया था कि गाजी किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मलिक उल गाजी इसको इस वजह से कह रहे थे कि ये मंगोलों के खिलाफ जो है लड़ाई में सबसे ज्यादा एक्टिव था, और इसने बहुत मंगोलों को हराया। उसके बाद जो लोग बुरा मान रहे थे, तो हाँ जान जाइए, इसके पिता तैमूर थे और माता जो थी वो हिंदू जाट थी। ठीक, अब खुशी मिल रही है अंदर से, ये भी बता दिया। उसके बाद आइए, इसने 2-3 काम किए, सीधी सी बात है कि इसके काम पे ही यूपीएससी वाले, इधर ये 3 पे ध्यान दे, इधर से भूल जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसने ऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की भारत में, भारत इन द सेंस दिल्ली सल्तनत में। पोस्टल सिस्टम की ऑर्गेनाइज शुरुआत किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। और मैंने क्या बताया कि पूरी तुगलक डायनेस्टी किसके लिए जानी जाएगी, एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए जानी जाएगी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के लिए जानी जाएगी। तो इसी के साथ ये जो है कनाल कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू करता है। देखिए 2 तरीके से है, एक ये पूछ सकता है कि डाक विभाग किसने चालू किया, एक ये पूछ सकता है कि नहरों को खुदवाना किसने चालू किया। फंसाता ये क्वेश्चन में ये है कि नहरों का काम चालू कराया गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सटेंशन और सबसे ज्यादा नहरें खोदी गई फिरोज शाह तुगलक के समय में। ये बात समझिए। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। कनाल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत, नहर खुदवाने की शुरुआत कौन कर रहा है, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन एक्सटेंसिव जाल बिछाने का काम, लंबी नहरें सबसे बनवाने का काम, ये सब कौन कर रहा है, फिरोज शाह तुगलक। जैसे होता है ना कि रेलवे की शुरुआत डलहौजी के समय हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा रेलवे का विकास कब हुआ, करजन के समय। उसी तरीके से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा विकास कब हो रहा है, फिरोज शाह तुगलक के समय में। और सब रिश्तेदार हैं, गयासुद्दीन का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक और इसका कजिन फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद तुगलक जो है, यानी गयासुद्दीन तुगलक गया रहता है बंगाल, और बंगाल से आता है तो ये कहता है कि जितनी लैंड है वो लैंड रिफॉर्म वैसा ही रहेगा, एकदम अलाउद्दीन खिलजी की तरह।
और अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा कि निजामुद्दीन औलिया के बारे में ये कहता है कि निजामुद्दीन औलिया आएंगे हम तो आपकी भी जमीन जो है क्या की जाएगी, ले ली जाएगी। निजामुद्दीन औलिया से इसका लैंड डिस्प्यूट एक तरीके से हो जाता है। और निजामुद्दीन औलिया क्या है, सूफी सेंट हैं। ये देखिए दो तरीके के सेंट होते हैं, आप भी देखे होंगे हर रिलीजन में। एक होते हैं जो बाह्य आडंबरों को मानते हैं, कर्मकांडों को मानते हैं, ठीक है। और एक जो होते हैं वो संत होते हैं, जैसे नागा हो गए हिंदुओं में, या आप देखे होंगे जिनको मतलब इस देश दुनिया से मतलब नहीं है। और एक बाबा होते हैं जो बहुत लोग जेल जाते हैं, आपको भी पता है, और घूमते हैं एक बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, लग्जरियस कारों में। तो वैसे भी साधु संत होते हैं, त्याग वाले, त्याग करके वो रेंज रोवर में घूमते हैं। अगर वैसा त्याग करना हो तो सब करे, ठीक। तो डिस्प्यूट हो गया, तो ये समझिए ये रियल सेंट है निजामुद्दीन औलिया। तो औलिया जो है से डिस्प्यूट होता है, तो कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं कि हम आते हैं सर तो बताते हैं आपको। तो वो कहते हैं कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब हुजूर दिल्ली अभी क्या है, दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये पूछ लेता है, ये स्टेटमेंट दे देगा, पीसीएस वाला पूछ लेगा किसका कथन है, हनूज दिल्ली दूर अस्त। तो ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है। किसके लिए है, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए है। और होता क्या है कि रास्ते में वो क्या करता है, जब बंगाल से आ रहा होता है तो एक लकड़ी का वो बना था, क्या बोलते हैं, महल बना था, लकड़ी के महल में रुकता है। और इस लकड़ी को महल को बनवाया था इसी का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जूना खान भी तुगलक का नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खान है, उल्ग खान है, ये बनवाया था। और ये महल क्या होता है, गिर जाता है। महल क्या होता है, गिर जाता है, और दब के गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है, ठीक। तो ये भी हो सकता है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक चौगन खेलते मर गए, ये दब के मर गए। और हमेशा की तरह इसामी जो है एक ऐसा हिस्टोरियन है कि जैसे होता नहीं है कि आप देखे होंगे कि कुछ सीरियल्स बनते हैं तो उनके डायरेक्टरों को जो है थ्रिल का चाहिए होता है, कि जब तक स्टोरी में थ्रिल नहीं आएगा उनको मजा नहीं आएगा। उसी तरीके से इसामी एक ऐसा हिस्टोरियन है कि उसको हर चीज में थ्रिल चाहिए। जब बलबन राजगद्दी पे बैठता है तो कहता है कि उसने उसको जहर दे दिया, तब राजगद्दी पे बैठा। जब ये मरता है तो फिर इसामी कहता है कि ये जो लकड़ी का महल बनवाया था जूना खां, वो जानबूझ के बनवाया था कि उसको गिरा सके। तो इसामी एक ऐसा हिस्टोरियन है जिसको क्या चाहिए, एक मजेदार कहानी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक में एक चीज ये देखिए कि आपको ये समझ में आएगा कि इकोनॉमी किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा किसको किसको ये लगता है कि हम बहुत पढ़ लिए हैं, वो जो है तुगलक को पढ़ने के बाद आपको एक भ्रम जाएगा कि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत जरूरी है। और उसी के साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास, एक सही टाइमिंग, जिसको कहते हैं ना, जिसको आप आम भाषा में कहते हैं कि किस्मत खराब है। देखिए किस्मत नहीं खराब है, आपको कोई भी चीज करने के लिए टाइमिंग जरूरी है। टाइमिंग इन द सेंस की किस समय पे कर रहे हैं और कितने दूर तक, जो कहते हैं ना कि दूर की सोच रखिए कि उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और उस इंपैक्ट का अगर देखिए कहा जाता है ना कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आप सबसे खराब समय के लिए भी क्या करिए, तैयार रहिए। वो आए या ना आए, लेकिन तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए, हमेशा सबसे खराब समय के लिए भी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एकदम समय, जिसे कोई भी आप प्लान लेके चल रहे हैं तो दोनों लेके चलिए कि अगर सफल होंगे तो ऐसे 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 जाएंगे, अगर असफल होंगे तो ये चीजें हम अपनी क्या करेंगे, अपनाएंगे, ये भी तैयार होना चाहिए, ठीक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है पूरे मध्यकाल का सबसे पढ़ा लिखा रूलर है, मोस्ट एजुकेटेड। इसी वजह से उसको कहते थे वाइजेस्ट फूल, मतलब पढ़ा लिखा बेवकूफ। जैसे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना कि बहुत पढ़ लिए हो, दिमाग तुम्हारा क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो ज्यादा पढ़ने पे क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है। एक चीज ये है। उसके बाद सबसे पहले हम एक चीज ये पढ़ लेते हैं, इसका रिफॉर्म, उसके बाद इसका डिक्लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफॉर्म में इसका सबसे पहले इसने किया था कि इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शुरुआत की। आपको याद है मैंने बताया था क्या कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए काम कौन करेगा, तुगलक। अब ये क्यों कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आएगा, लैंड रेवेन्यू से। ऐसा नहीं है कि तब दिल दरिया और समंदर मन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स बढ़ाना है
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सुधार करना होगा, पढ़े लिखे हैं तो समझ में आता है कि सुधारेंगे तो टैक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स इनको समझ में आ रही थी। तो ये क्या बना था, दीवाने कोही। दीवाने कोही कौन सा डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। किसने बनवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। और इसने क्या किया, तकवी लोन देना चालू किया। और तकवी लोन जो है वो एग्रीकल्चर लोन है, ठीक, क्या है, एग्रीकल्चर लोन को किसने चालू किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या कहते हैं उसको, तो तकवी लोन कहते हैं। क्या है, तकवी, दिमाग में हिंदी में भी तकवी है, वो दिमाग में बैठा लीजिए। और ये है दीवाने कोही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसके बाद इसने एक अकाल संहिता बनाई, फैमिन कोड। अकाल संहिता हो क्या था कि इसके समय बहुत सारे अकाल आए, अकाल पड़े, और इसके कुछ डिसीजनों के फेलियर का कारण भी अकाल था। अगर अकाल नहीं पड़ते तो शायद ये जो है दिल्ली सल्तनत का गजब का रूलर हुआ होता, लेकिन इसकी हर एक चाल क्या हो गई, उल्टी पड़ गई। और उसका एक मुख्य कारण अकाल भी था। इसने अकाल में लोगों को रिलीफ देने के लिए एक अकाल संहिता बनाई, फैमिन कोड बनाया, कि जो उससे प्रभावित थे उनको जो है आर्थिक मदद भी दी जाती थी। और किसके तहत दी जाती थी, अकाल संहिता के तहत दी जाती थी। उसके बाद इसने 2 सिक्के इसके समय काल में चलते थे जो पूछता है, गोल्ड क्वाइन को दिनार कहते थे और अदल कहते थे, ये डी है, अदल कहते थे सिल्वर क्वाइन को। और गोल्ड क्वाइन दिनार जो है वो कहां से हमको पता चलता है, तो हमको पता चलता है इब्न बतूता की किताब है, किताब उल रहेला या रहीला भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। ये बहुत फेमस किताब है इब्न बतूता की, वहां आप अभी इब्न बतूता पढ़ेंगे। उसमें उसने बताया है कि मुगल कालीन जो सिक्के हैं उसके गोल्ड क्वाइन को क्या कहते थे, दिनार कहते थे, और सिल्वर क्वाइन को क्या कहते थे, अदल कहते थे। और इसने एग्रीकल्चर को और अच्छा बनाने के लिए क्रॉप पैटर्न पे ध्यान दिया। किस पे, जो आप आज पढ़ते हैं ना नए साइंस में कि क्रॉपिंग पैटर्न, उसका ये देखिए कब से 1300 में कर रहा है, तो कितना बड़ा विद्वान होगा ये। और इसको मैथ्स, ज्योमेट्री, एग्रीकल्चर सबका नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज है। तो वाकई में बहुत पढ़ा लिखा था, और ज्यादा पढ़ने के कारण थोड़ा सा हिल गया था, वो अलग बात है, ठीक है। इसके समय काल में 2-3 ट्रैवलर और हिस्टोरियन आपको जानने हैं। हिस्टोरियन कौन ट्रैवलर है, मोरक्को का ट्रैवलर इब्न बतूता। वो गाना कौन कौन सुना है, देखो मूवी और गाना सुना करो भाई, ऐसा नहीं है कि एकदम जीवन वैराग्य वाला नहीं। इब्न बतूता, बगल में जूता उड़ जाए चिड़िया फुर, तो ये वैसे ही था, हमेशा बगल में जूता। और इसने जितना ट्रेवल किया है माना जाता है कि मोस्ट ट्रेवल्ड ट्रेवलर है, आज के समय का नहीं, उस समय का। आज तो फ्लाइट है तब तो घूम नहीं पा रहे हैं लोग अच्छे से, उस समय ये इब्न बतूता। इब्न बतूता को ये दिल्ली का काजी बनाता है। क्या बनाता है, कहां का, दिल्ली का। ये भी क्वेश्चन ये पीसीएस वालों के लिए है, दिल्ली का काजी बनाता है। उसके बाद इसको चाइना अपना एम्बेसडर बना के भेजता है। तो इब्न बतूता कहां भी गया है, चाइना। और मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास पढ़ने के लिए इसकी किताब उल रहीला जो हम आपको अभी बताए हैं वो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है। क्यों, क्योंकि ये कंटेम्पररी है, उसी के समय काल में है, उसी के अंडर काम कर रहा है, और अलग भी। तो इस वजह से ये सबसे अच्छी किताब मानी जाती है तुगलक डायनेस्टी को पढ़ने के लिए। इसके साथ 2-3 हिस्टोरियंस और हैं जिनका नाम जुड़ेगा। इसामी मैंने बताया ही था, द थ्रिलर मास्टर। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी, लिखा जाता है जिया अल बर्नी, ठीक है। और उसके बाद बदायूनी। ये 3 इतिहासकार हैं, और इन तीनों इतिहासकार जो है अपने अपने कथन कुछ कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं क्या कहेंगे। जिसमें से बदायूनी का कथन सबसे फेमस है, यहीं पढ़ लीजिए। बदायूनी कहता है जब मोहम्मद बिन तुगलक मरता है तो बदायूनी का कथन है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हुई, मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो समझ लीजिए कितनी प्रजा इससे परेशान थी, और ये अपने कार्यों से कितना परेशान था। और ये क्वेश्चन पूछता है, पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हालांकि अब तो सबको याद हो गया होगा कि बदायूनी ने क्या कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गई, मुक्ति मिल गई। उसके अलावा हिंदी में कुछ पीसीएस वाले फेवरेट नाम देते हैं जिनका ट्रांसलेशन इंग्लिश किताबों में तो नहीं मिलता है, सतीश चंद्र या बाकी और जो किताबें हबीब हबीब में, जैसे स्वप्नशील। तो हर स्वप्नशील आदमी क्या होता है, पागल होता है। आपके अगर मन में भी सपना है और आप उसके पीछे क्या हैं, डेडिकेटेड हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अरे छोड़ो क्रिकेट के पीछे पागल है। कोई कहता है पढ़ने के पीछे पागल है, कुछ दिखता नहीं है।
तो अगर कोई कहे कि आप किसी के पीछे पागल हैं तो मतलब आप सही जगह पे जा रहे हैं, हाँ, लेकिन अच्छी जगहों पे, पढ़ाई, पैशन, ये सब। बाकी और किसी चीज के पीछे आप पागल हैं तो वो नहीं, स्पेशली, ठीक है, ये नहीं कि नशा करने के पीछे पागल हैं तो वो नहीं, वैसे नशे मत करिए, ठीक। उसके बाद इसको एक और नाम दिया गया था, रक्त पिपासु, और चौथा मूर्ख। और ये सारे नाम इसको क्या करते थे, सुशोभित करते थे, और इसको कोई फर्क नहीं था। लेकिन इसके 5 जो मुख्य डिसीजंस थे, जो 5 मुख्य डिसीजन फेल हुए, जिसके कारण तुगलक की जो है एक तरीके से समझिए कि पूरा राजकोष खाली हो गया और बहुत बुरी तरीके से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई। वो 5 डिसीजंस आपको पढ़ने हैं और बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजंस थे। सबसे पहले इसने क्या किया कि इसने कहा कि दोआब में सबसे ज्यादा क्या होगा, फसल होगी, उपजाऊ मिट्टी है, दोआब में सबसे ज्यादा फसल होगी, तो उसका टैक्स क्या करिए, दोआब का बढ़ा के 50% कर दीजिए, ठीक, 50% कर दीजिए। गयासुद्दीन तुगलक ने 50% से कम रखा था, ठीक, इसको क्या किया, 50% कर दिया। जैसे ही इसने दोआब का टैक्स बढ़ाया, दोआब में क्या हो गया, अकाल पड़ गया। मैंने कहा ना कि अकाल इसके जीवन में काल बन के आया था। दोआब पे टैक्स बढ़ाया और अकाल पड़ गया। अब जब अकाल पड़ गया तो दोआब हो या कोई हो, कहां से आपको कर मिलेगा, ये गया। उसके बाद इसने क्या किया, इसने देवगिरी को जो है अपना कैपिटल बनाया, दिल्ली को छोड़ के। देवगिरी को ही क्या बोलते हैं, दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद जाएंगे, कहते हैं ना कि दिल्ली से दौलताबाद जाना है, तो यही है, ये कैपिटल बनाया। और रास्ते में ये नहीं कि मतलब जैसे कि खुद बस शिफ्ट हुआ, पूरा शहर लेके चल दिया। कहा हम राजा हैं, राजा के साथ सब चलेंगे, धोबी, घोड़ा, हाथी, सब, कि कपड़ा धुलने वाला भी चाहिए, बर्तन धुलने वाला भी चाहिए, बनाने वाला भी चाहिए, आर्किटेक्चर भी चाहिए। तो मतलब ये समझिए कि पूरा शहर लेके चला। रास्ते में कई लोग मर गए। और जब देवगिरी पहुंचा तो वहां भी कृषि योग्य भूमि नहीं थी, और पहले का मुख्य कार्य जो था इकोनॉमी को, क्या था, कृषि था। तो वहां भी ये सस्टेन नहीं कर पाया। और दूसरी चीज, देवगिरी में इसको क्या नहीं मिला, पानी। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहां भी देखिए पानी नहीं है और यहां भी पानी नहीं है। तो पानी नहीं मिला, बहुत पानी की दिक्कत होने लगी, क्राइसिस होने लगी। तो 14 साल के बाद ये फिर दिल्ली वापस आ गया। मतलब अगर भाई गए थे थोड़ी बहुत, तो उसको, उस समस्या को भी सुलझा लिए होते। यही होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वही कहना कि प्लान करिए, तो परफेक्ट प्लान कुछ नहीं होता है। एक आप कि हाँ अच्छा जाएगा तो ये चीज, खराब रहा तो हम इस चीज के लिए भी तैयार हैं। युद्ध में जब जाते हैं ना, तो लोग कहा जाता है कि युद्ध हार जाएंगे ये तक की प्लानिंग करके चलिए, कि हार जाएंगे तो क्या करेंगे। जीतने की प्लानिंग तो चल ही रही है, हारने की भी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारा एक स्टेप फेल हुआ तो अगला स्टेप क्या होगा, ठीक। उसके बाद इसने क्या किया, टोकन करेंसी ले आया। टोकन करेंसी का मतलब होता है कि सांकेतिक मुद्रा ले आया। आज की तरह क्रिप्टो करेंसी समझिए, सांकेतिक मुद्रा ले आया। क्यों, क्योंकि इसकी मुद्राएं कुछ कम हो गई थी। तो ये कहा कि एक काम करते हैं, कॉपर और ब्रास की क्या करते हैं, मुद्रा बनाते हैं, और वो टोकन की तरह काम करेंगी कि हाँ इतना रुपया हुआ। अरे कागज क्या है, एक तरीके की टोकन करेंसी है। कागज का कोई मूल्य थोड़ी है। 100 रुपए का आपको वो क्या किया गया, गवर्नमेंट ने बना दिया कि ये 100 रुपया माना जाएगा। एक्चुअल में वो क्या है, पीस ऑफ पेपर, उसका कोई मूल्य थोड़ी है। उससे पहले क्या होता था कि आदमी जितना भी सामान लेता था, या तो चांदी देता था या तो सोना देता था, उसका क्या होता था, मूल्य होता था। लेकिन ये कहा कि ये टोकन करेंसी ले आते हैं। हम भी आज क्या करते हैं, एक तरीके से हमारी नोटें क्या हैं, टोकन करेंसी हैं। तो सोच तो इसकी अच्छी थी, लेकिन हुआ ये कि इसकी करेंसी को लोग अपने घर में लगे पिघलाने और बनाने। तो इतनी फेक करेंसीज आ गई कि इसके पूरे खजाने में फेक करेंसी भर गई, राज खजाने में। इसी वजह से इसकी इकोनॉमी क्या कर गई, बोल गई धड़ाम से। उसके बाद ये जो है 2 अभियान चलाता है, एक कराचिल अभियान, ठीक, और एक खुरासन पे आक्रमण। ये कहां है, ये देखिए, टेरेन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कहां लड़ रहे हैं। ये है कश्मीर में, ये बुरी तरीके से फेल हुआ। इसके सैनिकों को ठंडी की आदत नहीं थी। दूसरा ये कहां है, खुरासन वाला, ये मिडिल ईस्ट में। एक तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ऊपर से सैनिक लड़ा रहे हैं आप, कहां से वेतन देंगे। तो सैनिकों का उत्साह भी नहीं था और सैनिकों को वो सुविधाएं भी नहीं थी। तो देखिए, बिना सुविधा बिना उत्साह के कोई सैनिक कितना लड़ेगा।
इसीलिए देखिए सैनिकों को क्या किया जाता है, एकदम मोटिवेट किया जाता है हमेशा से एक कविताएं उनके ऊपर लिखी जाती हैं। उनका मोटिवेशन जरूरी है। इसीलिए देखिए आप कभी भी किसी भी राजनेता के बारे में सुनेंगे तो कहेंगे तुगलकी फरमान मत जारी करिए। वो इसी से रिलेटेड होता है, मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक के फरमानों को ही तुगलकी फरमान कहा जाता है कि मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने पढ़ाई को तुगलकी फरमान की तरह मत पढ़िए कि बिना सोचे समझे कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। एक प्लान्ड वे में लेके चलिए और पूरी प्लानिंग के साथ कि हाँ आज ये पढ़ना है, इस चीज को ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, पढ़ के पूरा अपना अकॉर्डिंग टू सिलेबस खत्म करिए। अब कल हम तुगलक को खत्म करेंगे, फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।